जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का समाजशास्त्रीय महत्व है, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इस पर हम चर्चा करेंगे। एमए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है ये। एमए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में जो है सामाजिक चिंतन का इतिहास पहला पेपर होगा, हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट। उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन पर जो भी मैं बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इसको अच्छे से अपने पेपर में लिख पाते हैं, कर पाते हैं, तो आपको निश्चित ही आपको प्रश्न इसके जो है इसका फ़ायदा होगा और आपके अंक में बढ़ोतरी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषय क्या प्राचीनतम ग्रंथ है। दोस्तों, अर्थशास्त्र राजनीति या राज्य व्यवस्था पर आधारित कौटिल्य द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है। इसमें जैसे कि मैंने पढ़ा भी, आपने जो है देखा कि कृषि, न्याय, राजनीति और राज्य व्यवस्था, जो राज्य की उस समय जो तंत्र था, उस पर इन्होंने एक गहन जो है क्या कहते हैं विचार व्यक्त किया है। बहुत अच्छे से जो है इसका लेखन किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी रोचक चीज़ों को उन्होंने का वर्णन किया है। आइए आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 तरह की विद्याओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके प्रारंभ में 4 तरह की विद्याएं हैं, 4 तरह की विद्याओं का उल्लेख किया है। पहला है अन्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी का अर्थ दर्शन या तर्क होता है। आप इसको न्यायशास्त्र से समझ सकते हैं। अन्वीक्षिकी में उन्होंने जो है दर्शन, तर्क, न्याय व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, उससे समझाया है। दूसरा जो है वो त्रयी है। त्रयी धर्म, अधर्म या वेदों के ज्ञान से संबंधित जो है इसमें उन्होंने उल्लेख इसमें उन्होंने किया है। तीसरा जो है वो है वार्ता। वार्ता में इन्होंने कृषि संबंधी चीज़ों को, कृषि और व्यापार, आर्थिक गतिविधियां, आप कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को का इन्होंने की चर्चा की है। और जो लास्ट है वो है दंड नीति। इसमें शासन कला और राजनीति शास्त्र के विषयों को संग्रहित किया गया है, इनके द्वारा इसमें वर्णन किया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अन्वीक्षिकी में न्यायशास्त्र या न्याय व्यवस्था के बारे में। त्रयी में धर्म, अधर्म या जो है वेदों से संबंधित चीज़ें हैं। वार्ता में आर्थिक विधियां हैं, कृषि व्यापार से संबंधित चीज़ें। और जो चौथा दंड नीति है, इसमें शासन कला और राजनीति से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में रचित है। दोनों जो है विधाओं में इसकी रचना की गई है। अर्थशास्त्र में राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाज नीति तथा धर्मादि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इसमें राजनीति से संबंधित विषयों को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अर्थशास्त्र की तुलना विश्व के किसी भी ग्रंथ से की जा सकती है। ये सबके समतुल्य जो है ये उनके बराबर होगा, क्योंकि यह जो है बहुत ही उत्कृष्ट लेखन कौटिल्य ने प्रस्तुत किया है राज्य व्यवस्था का। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिनमें अध्यायों का उल्लेख भी किया गया है। हर अधिकरण में अध्यायों का उल्लेख है। विभिन्न अधिकरणों में जिन विषयों का उल्लेख है वो इस प्रकार से हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र में 15 अध्यायों का उल्लेख किया, अधिकरणों का उल्लेख किया गया है। और प्रत्येक अधिकरण में जिन विषयों के बारे में चर्चा की है उसे हम देखते हैं। जो प्रथम अधिकरण है अर्थशास्त्र का, उसमें राजा द्वारा अनुशासन की स्थापना और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है कि राजा के जो कामकाज है उन्हें किस तरह से प्रशासन चलाना है, या तंत्र की कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उन्हें कौन सी विद्याएं सीखनी हैं, और जो उनके कर्तव्य हैं उनका वर्णन प्रथम अधिकरण में किया गया है। दूसरे अधिकरण में राज्य में अध्यक्षों की नियुक्ति और अधिकारियों का वर्णन है। तीसरे अधिकरण में कानून व्यवस्था का वर्णन किया गया है। कानून व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। जो चौथा अधिकरण है उसमें राज्य में धोखाधड़ी करने वालों को रक्षा का वर्णन है, कि राज्य किस प्रकार से अपनी प्रजा की धोखाधड़ी करने वालों से, छल कपट करने वालों से किस तरह से रक्षा करेगा, उसका वर्णन चौथे अधिकरण में है। पांचवें अधिकरण में राज्य कर्मचारियों पर नियंत्रण की विवेचना की गई है,
कि जो राज्य के कर्मचारी हैं वो लोगों का उत्पीड़न न करें, उनसे प्रजा दुखी न हो। इसके बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 5वें अधिकरण में चर्चा की है। छठे अधिकरण में राजनीति के 7 अंगों का उल्लेख किया गया है। जो छठा अधिकरण है, इनमें ये जो है सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें जो भी 7 अंग हैं उनके बारे में जान लीजिए। पहला है स्वामी। जो राज्य के 7 अंग होंगे उनमें स्वामी होगा। पहला तो राजा है, मतलब स्वामी अर्थात राजा। उसके बाद अमात्य होंगे, मंत्री, फिर जनपद होगा, फिर दुर्ग होगा, कोषदंड होगा, उसके बाद मित्र होंगे। इस तरह से 7 अंग हैं राजनीति के, कौटिल्य के द्वारा जो उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया है। आगे देखते हैं, 7वें अधिकरण में 6 गुणों की व्यवस्था की है कौटिल्य ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने 6 गुण बताए हैं। पहला इसमें शांति है, फिर युद्ध, तटस्थता, युद्ध की तैयारी, संधि, संदेहात्मक व्यवहार। 8वें अधिकरण में युद्ध, विजय तथा पराजय और सेना व्यवस्था संबंधी विचार व्यक्त किए गए हैं। 8वें अधिकरण में जो युद्ध से संबंधित, विजय से संबंधित या पराजय हो, सेना व्यवस्था से संबंधित जो विचार हैं, क्या क्रियाएं होनी चाहिए इस संबंध में, उसे 8वें अधिकरण के अंतर्गत उन्होंने रखा है। 9वें अधिकरण में विभिन्न विपत्तियों से बचने का उपाय बताया गया है। उन्होंने बताया है कि कैसे आप विभिन्न व्यक्ति कैसे जो है तंत्र कैसे जो विपत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए शिकार हुआ, जुआ हुआ, स्त्री हुई, शराब, आग, पानी आदि, यदि यह विपत्ति के रूप में राजा के पास आती हैं तो वो कैसे इनका सामना करेगा, इन बातों का उन्होंने वर्णन किया है। 10वें अधिकरण में युद्ध के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। युद्ध संबंधी जो है क्रियाओं के बारे में उन्होंने 10वें अधिकरण में विवेचना की है। 11वें अधिकरण में उन्होंने छल, भेद नीति व कूट युद्ध के द्वारा शत्रु का नाश करना तथा विजित देश में शत्रु के साथ व्यवहार के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से तंत्र को बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद को अपनाना है, और यदि आप जो है राजा कोई देश जीत जाता है तो वो अपने शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसे 11वें अधिकरण में उन्होंने उल्लिखित किया है। 12वें अधिकरण में शक्तिशाली अभियोक्ता के प्रति दुर्बल राजा के कर्तव्य को बताया गया है कि यदि शक्तिशाली अभियोक्ता है तो दुर्बल राजा उसके प्रति किस तरह की जो है उन दुर्बल राजा के क्या कर्तव्य होंगे वहाँ, उसके बारे में चर्चा की है उन्होंने। 13वें अधिकरण में शत्रु के दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के विषय में उन्होंने जो है विस्तृत वर्णन किया है। और दोस्तों ये 14वां है। 14वें में शत्रुनाश के लिए मंत्रों, विषैली औषधियों इत्यादि के संबंध में विस्तृत वर्णन है कि जो है यदि शत्रु का नाश करना है तो उनके लिए किन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, विषैली औषधियों का इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। इसके बारे में 14वें अधिकरण में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। अब आते हैं 15वें अधिकरण पर, जो कि अंतिम अधिकरण है अर्थशास्त्र का। इसमें उन्होंने कहा है कि अर्थ संबंधी निर्णयों पर पहुंचने के लिए जो भी उपयोगी युक्तियां हैं वो इसमें जो है उन्होंने बताई हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति कौटिल्य के हिसाब से अगर बात करें तो अध्ययन पद्धति के बारे में बात करें तो ये एक यथार्थवादी और व्यवहारिक दार्शनिक थे। अर्थशास्त्र में आगमनात्मक पद्धति तथा ऐतिहासिक पद्धति का व्यवहार किया गया है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों से जो चीज़ें उन्होंने अध्ययन किया, वेदों पुराणों का और जो है बहुत सारी चीज़ों का, जैसा उन्हें उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसको व्यवहार रूप में इन्होंने जो है अपने अर्थशास्त्र में उसका वर्णन किया है। उसकी अध्ययन पद्धति जो भी है वो विवेक और भौतिक अनुभव पर आधार पर की है। उन्होंने अपने जो भी विचार व्यक्त किए हैं ये पूरी तरह से ऐतिहासिक, एक तरह से कह सकते हैं कि तथ्यों पर आधारित है। इनकी अध्ययन पद्धति अरस्तु, मैकियावेली ये जो है वेकन से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे जो है विश्व स्तर का ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग इतना काफ़ी है, आप इसको समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा और एक बार देख करके जाइएगा तो अवश्य ही आपको इसमें अंक जो है आपको मिलेंगे, पढ़ लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही हैं, एमए में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।